नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, ओपन इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 6 का लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बच्चों स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमने ये देखा है कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज होगा कि इस जो करेंसी है उसके बदले में इतना, इस करेंसी के बदले में इतना। तो आज हम लोग जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो पहले चला करता था उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। ओके, और ये है बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले कोर्सेज कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 12 भूगोल का। और इनमें आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगे हर क्लास की पीडीएफ वीडियोस, आपको होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। तो संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी, पूरी तैयारी आपकी होगी, कहीं पे भी नहीं चूकेंगे और जो आपका सपना है 100 आउट ऑफ 100 का वो आप अचीव कर पाएंगे। तो 0% डाउट 100% मार्क्स के लिए कोर्सेज आप लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में। और कोर्सेज को लेने के लिए इन 2 नंबर पर कॉल करें और टीम को कहें कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और कोर्सेज जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का आनंद लेते हैं और शुरू करते हैं पर अपने आज के लेक्चर को। स्थिर विनिमय दर प्रणाली, कौन सी प्रणाली अपन लोग पढ़ रहे हैं? स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, जिसको अपन कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखिए लास्ट लेक्चर तक आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि $1 70 रुपए, €1 इतना रुपए, $1 इतना डॉलर, इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ चेंजेस हो रहे हैं। अब इस करेंसी को चेंज करने के लिए जनरली हम लोग 2 प्रणाली, 2 सिस्टमों के बारे में एनसीईआरटी पढ़ाता है, उन 2 की चर्चा करेंगे। एक होता है स्थिर, एक होती बच्चों स्थिर जिसको कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरी होती है फ्लोटिंग, या जिसको आपकी एनसीईआरटी ने शब्द प्रयोग कर रखा तिरती, ठीक है। तिरती होता है, फ्लोट होना तो तैरता हुआ, ठीक है, और या फ्लैक्चुएट होता है, मतलब सीधी सी बात है उसमें परिवर्तित होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग नाम से ही पता लगा सकते हैं स्थिर फिक्स्ड, मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि एक्सचेंज रेट जो है उसको फिक्स कर दिया गया होगा कि साहब $1 60 रुपए, दैट्स ऑल, फाइनल, खत्म मामला। रोज बदलाव नहीं आएगा मिनटों में, सेकंडों में, दिनों में, महीनों में, सालों में ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि अभी था $1 60 रुपए फिर बदल गया $1 70 रुपए हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना फास्ट चेंजेस नहीं आएंगे, एक फिक्स्ड हो जाएगा। तिरती में क्या होता है? तिरती में मिनट में भी चेंज आ सकता है, घंटे में भी चेंज आ सकता है, 1 वर्ष भी लग जाए, 1 महीना भी लग जाए, वो चेंज आता है। वहां फ्लक्चुएशन होता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो हम लोग पहले जो डिस्कस करेंगे वो स्थिर वाले को करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को करेंगे। और इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में 2 व्यवस्थाओं की चर्चा अपन लोग करेंगे, 2 व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। एक तो है बच्चों गोल्ड स्टैंडर्ड की, गोल्ड स्टैंडर्ड की, और जो दूसरी है वो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। तो एक है गोल्ड स्टैंडर्ड की और एक है ब्रेटन वुड्स सिस्टम की, इन 2 की चर्चा करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। और फिर आगे के लेक्चर में अपन लोग जानेंगे वो फ्लोटिंग वाले, या जो फ्लक्चुएशन है, जो चेंजेस होती है उसके बारे में जानेंगे। आज अपन लोग स्थिर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स सिस्टम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, इसके गुण क्या है, इसकी मेरिट्स क्या, अच्छी बात क्या है, और अवगुण जो है, इसकी जो बुरी बात है, डीमेरिट्स है, वो क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। स्थिर विनिमय दर प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें किसी मुद्रा के लिए विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती हो। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली से तात्पर्य है उस प्रणाली से है जिसमें किसी मुद्रा के लिए विनिमय दर जो है वो सरकार द्वारा तय करी जाती है। सरकार द्वारा तय करी जाती है, यहाँ पर सरकार भी आ सकता है, केंद्रीय बैंक भी आ सकता है। देखिए एक्चुअल में आप इस बात को मान करके चलिएगा, मैंने आपको पहले भी ये बातें कही है कि
हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है वो सरकार की भी है और केंद्रीय बैंक की भी है, दोनों की है। क्योंकि अपन ये चीज बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर महंगाई का दौर है तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दोनों की है, मंदी का दौर है तो उसको कंट्रोल दोनों ही मिलकर के करते हैं। तो कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की कोई नीति बनती है, आर्थिक रूप से कोई नीति बनती है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि उसमें केंद्रीय बैंक से जरूर मीटिंग सरकार ने ली होगी। और सरकार शब्द इसलिए प्रयोग हो जाता है क्योंकि सरकार के अधीन सब कुछ है, केंद्र बैंक सरकार के अधीन है और सब कुछ सरकार के अधीन है। तो जहां सरकार का नाम आ गया वहां ऑटोमेटिकली उनका भी नाम आ ही जाता है। तो यहाँ पे जनरली सरकार की बात हो रही है तो केंद्रीय बैंक से जरूर कोई भी सलाह मशवरा होकर करके ही होता होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक को ज्यादा इस चीज का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि हमें कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। तो कभी भी सरकार अगर बढ़ाती या घटाती है तो जरूर केंद्रीय बैंक से और अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श करती ही है। तो स्थिर विनिमय दर में हम दो बातें देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ये फिक्स्ड रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि हमने आज कह दिया कि $1 60 रुपए तो ये जिंदगी भर का हो गया, लोग की लकीर हो गई, अब $1 60 रुपए कभी नहीं बदलेगा, ऐसा भी नहीं है। परंतु बहुत तेजी से चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं $1 60 रुपए और कल बोल दूं नहीं अब तो मैं हमारा $1 जो है ये जो 55 रुपए हो गया या 65 रुपए हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक साथ अचानक चेंज नहीं होगा, टाइम होगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर इसका लंबा चेंजेस आएगा। पर लंबे समय के लिए क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता, एक स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। स्थिर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सॉरी फिक्स्ड हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मुद्रा के लिए जो विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है कि इतनी रेट हम एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, ये कौन तय कर रही है? ये सरकार, गवर्नमेंट तय कर रही है, उस रेस्पेक्टिव कंट्री की, उस देश की जो कि अपनी काम उस देश में कर रहा है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकार कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इस प्रकार घरेलू मुद्रा को सस्ता करो तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चरों में अवमूल्यन के बारे में पढ़ा था, हमने डीवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था, डीवैल्यूएशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो ये क्या कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत जब सरकार कोई कार्रवाई के द्वारा विनिमय दर बढ़ाती है, विनिमय दर एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है, इस प्रकार घरेलू मुद्रा को सस्ता करते हैं। घरेलू मुद्रा को सस्ता करने का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो घरेलू मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है उसको कम करा गया, घरेलू जो मुद्रा है उसकी वैल्यू को कम करा गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हमारी 70 रुपए थी, अब सरकार ने क्या कर दिया, इसको बढ़ा करके 75 रुपए कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम कर दी है सरकार ने। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। और ये सरकार क्यों करती है? जिससे कि सरकार हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार हमारे देश से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है। तो ऐसी वाली जो कंडीशन होती है उसको अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन कहा जाता है। दूसरी तरफ मुद्रा का पूर्ण मूल्यन भी होता है। पूर्ण मूल्यन को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा रीवैल्यूएशन। क्या कहा जाता है? रीवैल्यूएशन। ये डीवैल्यूएशन है, इसके ऑपोजिट रीवैल्यूएशन है। जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है, तो देखो यहाँ पे तो क्या करा था, विनिमय दर बढ़ी थी, एक्सचेंज रेट बढ़ गई थी, अब यहाँ पे विनिमय दर को घटा देती है। मतलब अगर पहले 70 रुपए था तो अब सरकार 65 रुपए पर 65 रुपीज पे आ चुकी है। मजबूत हमारी सरकार ने हमारे देश की करेंसी को कर दिया है। इससे क्या हुआ है, इससे एक तो हमारे इंपोर्ट बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो 70 से 65 पे सरकार ला सकती है। इस प्रणाली को अपनाने का मूल उद्देश्य विदेशी व्यापार और पूंजी में स्थिरता सुनिश्चित करना है। तो ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसको अपनाने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि विदेशी व्यापार और पूंजी में क्या आ जाए, स्थिरता आ जाए। विदेशी व्यापार और पूंजी में स्थिरता, एक स्टेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिले। क्या हो? एक स्टेबिलिटी हो विदेशी व्यापार में और पूंजी में, एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी हो। कैसे हो? देखिए अब आज क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं। कभी रुपया $1 80 रुपए पे पहुंच गया, कभी 75 पे आ जाएगा, फिर कभी 82 पहुंच जाएगा। ऐसे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पर जब एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो जाता है, मतलब जैसे कि $1 70 रुपए के बराबर, इससे क्या होगा, व्यापार में स्थिरता रहेगी। व्यापार में स्थिरता ऐसा है कि हम अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा। हमें पता है कि ना तो हम कम कर करके एक्सपोर्ट बढ़ाना या इंपोर्ट घटाना, कुछ भी जो है हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमारा व्यापार जैसा है वो चलता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आज आप लोग हैं,
अगर आपको पता है कि डेली वहां रेट चेंज होती रहती है तो आप क्या सोचेंगे, यार वहां व्यापार करना ठीक नहीं है। पता चला अपन ने कल खरीदा और आज उनकी रेट सस्ती हो गई तो अपन तो घाटे में हो गए, या अपन ने खरीद लिया और फिर और महंगा हो गया तो ये लगा कि चलो अपन फायदे में आ गए। तो वो तो फायदा लॉस दोनों में होता है कि लक वाली सी बात है। पर जो स्थिर होता है, जो फिक्स्ड होता है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट होता है। नहीं यार भाई, ये जो व्यक्ति है आज अगर मुझे 70 की दे रहा है तो 70 की देगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो फिक्स्ड वाले पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो जब हम व्यापार कर रहे हैं ना, तो व्यापार में स्थिरता रहती है कि साहब इतना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रही है, हम इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो विदेशी व्यापार पूंजी में स्थिरता रहती है कि हाँ भैया, जैसे आज कोई बाहर से कंपनी आ रही है, उसको पता है $1 70 बराबर है, वो 1 साल 2 साल 4 साल तक नहीं चेंज होगा, तो डॉलर ला करके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको ये नहीं लगे कि यार कल को कम ज्यादा हो गए तो मैं लॉस या प्रॉफिट में जाऊं। इसलिए बेस्ट है कि अपना जो फिक्स्ड वाला है वो ही रहे। तो एक तो ये कारण है इसका। स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार विनिमय दर कमजोर होने पर विदेशी मुद्रा खरीदने और विनिमय दर मजबूत होने पर विदेशी मुद्रा को बेचने का कार्य करती है। अब स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है, विनिमय दर कमजोर होने पर, जब एक्सचेंज रेट सिस्टम कमजोर हो जाता है तो विदेशी मुद्रा को क्या करेगी, खरीद लेगी, विदेशी मुद्रा खरीद लेगी। और जब विनिमय दर मजबूत हो जाएगा, एक्सचेंज रेट जब हमारा सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो विदेशी मुद्रा को क्या कर देगी, बेचने का कार्य कर देगी। ठीक है, अब कमजोर मजबूत ये आपको पता है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके लिए सरकार को विनिमय दर को अपने द्वारा निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्राओं का बड़ा भंडार बनाए रखना पड़ता है। तो इसलिए सरकार को विनिमय दर को अपने द्वारा निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए क्या है, विदेशी मुद्राओं का बड़ा भंडार बनाए रखना पड़ता है। देखो, अब आप जितनी भी रेट तय कर रहे हो उस रेट के हिसाब से आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार भी होना चाहिए। ठीक है, उतनी वो विदेशी मुद्रा भी होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई आता है तो हम एक्सचेंज कर सके, हम व्यापार कर सके और कर सके। तो हमारे पास मतलब ज्यादा विदेशी मुद्राओं का भंडार हम लोगों को, केंद्रीय बैंक को, हमारी सरकार को रखना होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का मूल्य कुछ बाहर मानक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अनुसार निश्चित करता है। तो बाहर मानक या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अनुसार निश्चित करता है। ये क्या है, देखिए, ये बाहरी मानक कुछ भी हो सकता है, सोने के अनुसार तय कर लिया, चांदी के अनुसार तय कर लिया, या बाकी कोई दूसरी कीमती धातु होती है उसके अनुसार, या किसी अन्य देश की मुद्रा, यहां तक कि खाते की कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत इकाई भी हो सकता है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि जो एक करेंसी है उसकी किसी दूसरे के साथ वैल्यू फिक्स करी जा रही है। कैसे, चाहे वो सोने के हिसाब से, जैसे हम लोग कहे कि भैया $1 = 2 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, अगर आपको $1 लेना है तो 2 ग्राम सोना दो। हमने चांदी के हिसाब से कर लिया $1 = 5 ग्राम चांदी, तो आपको 5 ग्राम चांदी देनी पड़ेगी, या बाकी कोई कीमती धातु है। इसके अलावा आपने दूसरी करेंसी के साथ कर ली क्या भाई, $1 60 बराबर, तो इस प्रकार से दूसरी करेंसी के साथ कर ली। या बाकी कभी भी कोई एक अंतरराष्ट्रीय सहमति से किसी इकाई को मान लिया जाए कि यहाँ सब इस इकाई को हम तो करेंगे, तो उस इकाई को भी सहमति के रूप में रखा जा सकता है। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा के मूल्य से जुड़ा होता है तो उसे पेगिंग कहते हैं। तो देखिए, जब हम किसी एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं। जब किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में, सोने के संदर्भ में थे, जनरली सोने या किसी अन्य जो धातु है उसके संदर्भ में किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा, समता मूल्य कहा जाएगा, या इसको पेरिटी वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिटी वैल्यू कहा जाता है। ओके, मतलब जब आप किसी दूसरी करेंसी के साथ कर रहे हो तो पेगिंग हो जाएगा, और सोने या किसी दूसरे धातु के साथ करते हैं तो वो समता मूल्य या पेरिटी वैल्यू आ जाता है। अब आ जाइए गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड को एक बार आप साइड में कर दीजिए, अभी बाद में चर्चा करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आसानी से पता चल रहा होगा, गोल्ड मतलब सोना। तो सोने को एक स्टैंडर्ड बना लिया, सोने को एक मानक बना लिया कि साहब इतना जो है सोना, इसकी वैल्यू हो गई। $1 2 ग्राम सोना, €1 इतना सोना, ₹1 इतना सोना, $1 इतना सोना, एक ये वाली करेंसी इतना सोना। हमने जो वैल्यू फिक्स कर दी है करेंसियों की, वो किसके बेसिस पे कर दी है, गोल्ड के बेसिस पे कर दी है। अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है, इस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और कभी कभार कोई जो दूसरी धातु होती है उनके साथ भी कर दिया जाता है, पर जनरली गोल्ड का यूज करा जाता था। पर गोल्ड स्टैंडर्ड जो सिस्टम है ना बच्चों, उसकी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं।
क्या कमी है? पहली बात तो यह है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने अमेरिका से कोई चीज आयात करी, $100 की हुई, $100 का मतलब हो गया 200 ग्राम सोना हो गया। अब पहली बात तो उस 200 ग्राम सोना को ट्रांसफर करना, गोल्ड को ट्रांसफर करना, ये एक तो बड़ी बात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हर देश के पास गोल्ड अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। आज जैसे मुझे एक बात बताइए, आज अपने देश में ये हो जाए कि जो भी व्यापार होगा, छोटे से छोटी हर चीज जो लेन देन होगी वो सोने से होगी, तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या हर व्यक्ति के पास इतना सोना है कि वो लेन देन कर सकेगा? नहीं कर पाएंगे ना अपन लोग, अपन लेन देन इतना नहीं, फिर तो सोना एक स्टैंडर्ड बन गया ना। और इसी प्रकार से हर देश के पास भी गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, किसी देश के पास कोई दूसरा धातु है, दूसरा मेटल है, तो या तो आप उसको व्यापार करने के लिए पहले किसी ऐसे देश से सोना खरीदना पड़ेगा जिसका बहुत सारा सोना है, और फिर उसको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ कमियां थी गोल्ड स्टैंडर्ड की, तो गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया गया, फिर आया ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, जो कि अपन चर्चा करेंगे, जो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम पर है। और फिर हम फ्लोटिंग की जो चर्चा हुई है, जो तृतीय प्रणाली है, उसके आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। पहले के समय में भी सभी प्रमुख देशों की विनिमय दरें गोल्ड स्टैंडर्ड 1870 से 1914 और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड 1944 से 71 के अनुसार तय की जाती थी। तो पहले के समय में जो प्रमुख विनिमय दर है वो या तो गोल्ड स्टैंडर्ड में तय होती थी। ये वाला गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो सिस्टम चला वो 1870 से 1914 तक के टाइम तक चला है। उसके बाद ब्रेटन वुड्स का आया 1944 से 1971 तक ये चला, और 70 के दौर के बाद क्या हुआ, जो फ्लेक्सिबल वाली है वो आ जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार सभी मुद्राओं के बाहरी मूल्यों को सोने के संदर्भ में उनकी कीमतें तय करके बनाए रखा गया था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार क्या है, सभी जो मुद्रा है, जितनी भी करेंसी है, चाहे वो किसी भी देश की हो, सभी करेंसी के बाहरी मूल्यों को सोने के संदर्भ में उनकी कीमतें तय करके बनाया गया। सोने के संदर्भ में क्या कर दिया गया, उनकी कीमत तय कर दी गई कि भैया $1, जैसे उदाहरण दिया मैंने 2 ग्राम सोना, ठीक है। इसके अलावा जो वो है 1 पाउंड, मुझे साइन उसका नहीं बन रहा है सही से, तो 1 पाउंड जैसे मान लीजिएगा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ, 1 पाउंड 5 ग्राम सोना, या जैसे मान लीजिए और कोई ले लीजिए, यूरो का ले लीजिए, ये यूरो हो गया, उसका इतना सोना। इस प्रकार से सभी करेंसी जो है, उन सभी करेंसियों का क्या कर दिया, सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में उनकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है। मतलब स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो गोल्ड को बनाया गया है। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा के संदर्भ में एक निश्चित मूल्य पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने और बेचने के लिए तैयार था। तो प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक है, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो अपनी मुद्रा के संदर्भ में एक निश्चित मूल्य पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने और बेचने के लिए तैयार था कि साहब ये मुद्रा है और इस मुद्रा के पे इतना हम सोना बेच देंगे, आप इतनी मुद्रा हमें दे दीजिएगा, हम इतना सोना बेच देंगे, आप हमें इतनी मुद्रा दे दीजिएगा, और हम आपको ये वाली मुद्रा देते हैं, लाओ आप हमें इतना सोना दे दो, इतना गोल्ड दे दो। तो कोई भी केंद्रीय बैंक असीमित मात्रा में गोल्ड देने को और लेने को, खरीदने और बेचने को तैयार थे। उदाहरण के लिए जैसे कि 1 पाउंड इक्वल्स टू 5 ग्राम सोना, $1 इक्वल्स टू 2 ग्राम सोना, तो विनिमय दर हो गई कि 1 पाउंड इक्वल्स टू $2.5, 1 पाउंड इक्वल्स टू $2.5। तो अगर आपको 1 पाउंड चाहिए तो $2.5 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड के अनुसार। देखिए, ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड को समझने से पहले ये समझो कि ब्रेटन वुड्स है क्या, और ये ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड या ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे वुड्स मतलब कोई लकड़ी नहीं है बेटा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे वुड्स देखते ही लकड़ी लिख देते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ये सर लिखवाएंगे ब्रेटन लकड़ी प्रणाली, ऐसा नहीं है। ब्रेटन वुड्स स्थान का, जगह का नाम है। ये जगह कहाँ पर है, अमेरिका में बेटा। ब्रेटन वुड्स अमेरिका में है, और यहाँ पे समझौता हुआ, कब हुआ, जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में ये चीज हुई। ये देखा गया कि भैया पूरे विश्व ने बड़ी तबाही सही है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, तो इस तबाही से अब उभारा जाए, इस तबाही से हट करके अब फिर से पूरे विश्व का पूर्ण निर्माण किया जाए। इसलिए आर्थिक एक मीटिंग जो बुलाई गई वो ब्रेटन वुड्स में बुलाई गई। इस ब्रेटन वुड्स में मुख्यतः 2 बड़ी संस्थाएं बनाई गई। एक संस्था थी विश्व बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक, और एक संस्था थी बच्चों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सी है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
एक है विश्व बैंक और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो संस्थाएं बनाई गई जुलाई 1944 में। इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। क्यों जुड़वा संतानें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों का जो लगभग काम था, लोन देने का, फंडिंग करने का, ये काम था इन लोगों का, इसलिए जुड़वा है, एक लगभग सेम सा काम है। ब्रेटन वुड्स में दोनों संस्थाओं का जन्म हुआ, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स की संस्थाएं कहा जाता है। तो एक तो उस युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना हुई। दूसरा, उस समय यहां पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको भी बदलने का काम हुआ। यहां पर अभी तक जो एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था वो ये था कि भैया $1 इज इक्वल टू इतना सोना, $2 इज इक्वल टू इतना सोना, 1 पाउंड इज इक्वल टू इतना सोना। पहले जो हो रहा था गोल्ड के हिसाब से काम चल रहा था, पर अब गोल्ड के स्थान पे क्या करा गया, जितनी भी करेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हाल फिलहाल में 180 करेंसीज है, पहले शायद हो सकता है कोई थोड़ी बहुत कम होगी, उन सभी करेंसीज को क्या करा गया, डॉलर के साथ मेजर करा गया। मतलब अब स्टैंडर्ड किसको बना दिया गया, डॉलर को स्टैंडर्ड बना दिया गया। अब आप US डॉलर को, अब आप सोचिए कि अमेरिका का प्रभाव कितना होगा ऐसी संस्थाओं पर, वर्ल्ड बैंक, IMF पे, और इस पूरी ब्रेटन वुड्स जो आप यहां पढ़ रहे हैं ना, इसमें पूरी हेड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। पूरी जो सिस्टम तैयार कर रही है IMF तैयार कर रहा है, और उसने ये कह दिया कि सारी करेंसी जो है उनको डॉलर के साथ मेजर करा जाएगा। $1 इज इक्वल टू इतने रुपए, $1 इज इक्वल टू ये करेंसी, $1 इज इक्वल टू ये करेंसी। मतलब जहां पहले स्टैंडर्ड गोल्ड था ना, अब किसको बना दिया है, डॉलर को बना दिया है। यही कारण है कि आज ज्यादातर जो देश जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में करते हैं। तो ये एक पूरा अच्छी तरीके से अमेरिका ने खुद का दबाव और खुद का जो वर्चस्व है वो यहां पर दिखाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ब्रेटन वुड्स से ये जो समझौते हो रहे हैं उसमें अब क्या करा गया है, सभी करेंसियों की जो वैल्यू है वो डॉलर के साथ तय कर दी गई है। ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड के अनुसार सिस्टम के कोर के रूप में सोने को अमेरिकी डॉलर से बदल दिया गया। अब सोने के स्थान पर हम किसको लेकर के आ गए, अमेरिकी डॉलर को लेकर के आ गए। पहले सोने, पहले गोल्ड का प्रयोग हो रहा था, अब गोल्ड का ना होकर के किसका हो रहा है, अमेरिकी डॉलर का प्रयोग हो रहा है। अब हर करेंसी को हमने अमेरिकी डॉलर के साथ तोला है, उसके साथ मेजर करा है, और उसी के हिसाब से करेंसी एक्सचेंज अब होगी। इस प्रणाली के तहत सभी मुद्राएं एक निश्चित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर से जुड़ी या उससे संबंधित होगी। तो इस प्रकार से जो सभी मुद्राएं हैं एक निश्चित विनिमय दर, एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर अमेरिकी डॉलर से जुड़ी या उससे संबंधित होगी। मतलब अगर अब हमने ये कह दिया कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपए, तो ये फिक्स्ड है, ये डेली चेंजेस नहीं होगा। अगर कह दिया गया कि भैया $1 इज इक्वल टू 5 पाउंड, ठीक है, जो भी उसका साइन हो पाउंड का वो कर दिया, तो इस प्रकार से हर करेंसी को अब क्या है, किसके इक्वल करा गया है, डॉलर के इक्वल करा गया है, डॉलर को बेस बनाया गया है। इस प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में केंद्रीय संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को जन्म दिया। तो इस प्रणाली से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जन्म हुआ। कहां पर हुआ, ब्रेटन वुड्स में हुआ। और जो ब्रेटन वुड्स में इनका जन्म हुआ है वो कहानी में आपको सुना चुका हूं। तो और इसकी पूरी जो मुख्य ये जो सिस्टम अब बना है, जहां पर डॉलर को क्या बनाया गया है, बेस बनाया गया, आधार बनाया गया है, उसका जो पूरा एक जो मेन फेस है वो IMF है। IMF ही सारा काम संभाल रहा है, IMF ही सब कुछ हैंडल कर रहा है। अब चलिए, अब हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को जान लिया जहां पर सरकार खुद तय कर रही है, ठीक है, और उसमें भी गोल्ड स्टैंडर्ड है वो भी जान लिया और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड है वो भी जान लिया। अब कोई भी जो सिस्टम होता है बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं चाहे व्यक्ति हो चाहे सिस्टम हो, उसमें कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है उसमें जो अच्छाइयां हैं, गुण हैं, वो पहले जानेंगे और फिर उसके बाद जो उसके दोष है, उसकी कमियां हैं वो जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के गुणों की, या हम उसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहला, इसका जो सबसे अच्छा और सबसे पहला फायदा होता है, विनिमय दर में स्थिरता होती है। यह विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिरता प्रदान करता है। विनिमय दर के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं है जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती है। देखिए, अब विनिमय दर में क्या होता है, स्थिरता है। एक्सचेंज रेट में स्थिरता है, फिक्स्ड है ना भैया। आज हमने कह दिया कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपए, ये फिक्स्ड हो गया।
ये फिक्स्ड हो गया। अब इसके हिसाब से हम जितना इंपोर्ट करना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकते हैं, हम जितना एक्सपोर्ट करना चाहे हम उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आयात निर्यात हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो अपने हिसाब से यहाँ साहब मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब डेली बदलने वाली कंडीशन नहीं है ना। आज मुझे आप एक बात बताइए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो बोल दिया सो बोल दिया, और एक ये है कि बदलते रहेंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे। तो अब कौन सा बढ़िया है आपके लिए? जो बोल दिया सो बोल दिया, वो बढ़िया व्यक्ति है ना, ठीक है, मतलब स्थिर है, वो फिक्स्ड है। बार बार बदलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। तो उसी प्रकार से बार बार में रेट बदले उससे अच्छा है कि फिक्स्ड रहे। तो यहाँ पर विनिमय दर में, एक्सचेंज रेट में क्या रहती है? स्थिरता रहती है। बाजार को स्थिरता प्रदान करता है, और स्थिरता प्रदान करेगा तो विदेशी व्यापार में भी बढ़ावा आएगा, विदेशी निवेश में भी बढ़ावा आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जब भी स्थिरता होगी। अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रों के बीच विदेशी पूंजी के सुचारू प्रवाह के लिए स्थिति बनाता है। यदि ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों विनिमय दर के बारे में निश्चित नहीं है तो वे दीर्घकालिक निवेश करने के लिए उधार देने या उधार लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। स्थिर विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना, जैसे आज हम कहें कि साहब में $1 = 50 रुपये हो गया, बस फिक्स है। अब कोई व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति यहाँ निवेश करना चाहता है, वो 10,000 डॉलर मान लीजिए, $10,000 निवेश करना है। $10,000 का इसको मतलब पता हो गया कि भैया अपन जो खर्चा करेंगे वो कितना हो जाएगा? 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अपन को इंडिया में करना है। अब ऐसा नहीं है कि कल पता चला कि भैया ये तो 55 हो जाएगा, या 45 हो जाएगा, या 42 पर आ जाएगा, 40, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड है। तो जब ये फिक्स्ड है ना, तो उससे हर इन्वेस्टर ये चाहेगा कि ऐसा फिक्स्ड है तो मैं इन्वेस्ट कर लूं, चेंजेस नहीं होंगे, फायदा नुकसान एक जो हो गया सो हो गया, अपना फिक्स चलता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और जब भी उधारकर्ता, मतलब उधार दाता, उधार देने वाले में और उधार लेने वाले में, इन दोनों के बीच में अगर उनको रेट का कंफ्यूजन होता है कि भैया कितनी क्या रेट रहेगी, कितनी क्या रेट नहीं रहेगी, इस रेट का अगर कंफ्यूजन रहता है तो कभी व्यापार में बढ़ावा नहीं मिलता है और चेंजेस नहीं, व्यापार में इंक्रीमेंट नहीं होता है। बट अगर आपको पता है, निश्चित है, तो इससे 100% है कि निवेश भी बढ़ेगा और व्यापार में भी बढ़ावा होगा ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। ये लोगों में विश्वास पैदा करता है कि मौजूदा दर ऐसा करेगी, भविष्य में भी जारी रखे। परिणाम स्वरूप किसी देश का विदेशी व्यापार अधिक तेजी से और सुचारू रूप से प्रभावित होता है। तो लोगों में विश्वास रहता है कि जो अब भी चल रहा है वही आगे चलेगा, और जब वही आगे चलेगा तो भैया करते रहो व्यापार, बढ़िया है, सब मस्त मंगल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ एक जैसा चलने दो। तो चेंजेस के ज्यादा चांसेस नहीं है, तो वो आराम से स्टेबल होकर के अपना काम कर पाते हैं। सट्टा गतिविधियों को रोके, चूंकि विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है, विदेशी मुद्रा में सट्टा लेन देन की संभावना को समाप्त कर देती है। अब सट्टा परियोजना तो है ही है कि भविष्य की उम्मीद लगाना है कि साहब देखो बढ़ेगा, कमजोर होगा, मजबूत होगा, ये सट्टा लगा रहे हो। जब पता है कि फिक्स्ड है तो सट्टा लगाओगे किस पे? जब यह फिक्स्ड है सब कुछ, तो फिर सट्टा लगाना किस बात का है? सट्टा तो उन्हीं चीजों पे जो एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद पे है कि साहब ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो देख मैं जीत जाऊंगा, और ऐसा नहीं हुआ तो तू जीत जाएगा। तो पर ये तो है ही नहीं, सरकार तय कर रही गई, आवाज तय कर दी तो गई, साल 2 साल 3 साल की, तो भैया जब फिक्स्ड है तो फिर सट्टा आप लगाओगे किस पे? व्यापक आर्थिक नीतियों का समन्वय, चूंकि दुनिया आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए विनिमय दरों को स्थिर रखने के लिए विभिन्न देशों की व्यापक नीतियों में समन्वय की आवश्यकता होती है। यह देशों को अपनी मुद्राओं का मनमाना और प्रतिस्पर्धी मूल्यह्रास या अवमूल्यन करने से रोकता है, जो कि उनके व्यापारिक भागीदारों के लिए हानिकारक होगा। देखिए अब क्या होता है, व्यापारिक आर्थिक नीतियों का समन्वय। अब आज पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब हर देश अपने व्यापार के हिसाब से नीतियां तैयार करता है। और जब सब देशों को पता है कि भैया उस देश के साथ हमें जो रेट है वो इतनी है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो हमें इतना व्यापार हम लोग कर सकते हैं, हम ये नीति बना सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट जब फिक्स्ड होगी ना, तो हम आराम से हमारी एक नीतियां तय कर सकते हैं। जैसे आज आप मुझे एक बात बताइए कि हमारा पूरी एक तैयारी रहती है कि साहब मुझे कल ये करना है, तो अपन एक प्लानिंग करते हैं ना, मैं कल इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर जीवन में जो अचानक कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, अचानक से कुछ हो जाए तो सारा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब पता है फिक्स्ड है तो सब कुछ ठीक है, पर ये रहा कि नहीं यार अब अगले साल उसके साथ व्यापार करेंगे, पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसा। अब आ जाओ इसके दोष पे, इसकी जो डीमेरिट्स है वो क्या है। सबसे पहला, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता, आपको खूब सारा मुद्रा भंडार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सरकार को विनिमय दर को अपने द्वारा निर्धारित स्तर पर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्राओं का बड़ा भंडार बनाए रखना पड़ता है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पूंजी की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है और अंतर्राष्ट्रीय विकास को बाधित करता है। विनिमय दर तय करने में कठिनाई, यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि विनिमय दर किस स्तर पर तय की जानी चाहिए।
मुद्रा का अवमूल्यन या अधिक मूल्यांकन हो सकता है। यदि विनिमय दर बाजार स्तर से कम स्तर पर तय की जाती है तो इसका परिणाम भुगतान संतुलन में घाटा होगा। यदि ये बाजार स्तर से अधिक हो तो इसमें अधिशेष के कारण मुद्रास्फीति दबाव पैदा कर सकता है। तो अब तय करें तो करे कैसे कि साहब ये $1 की इतने ही रुपए हमें रखनी है, क्यों, या इस वाली जो करेंसी उसकी इतनी ही रखनी है, क्यों रखनी है। तो हम किसी भी करेंसी का जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है कि भैया उसकी कितनी वैल्यू हमारी करेंसी में होनी चाहिए, तो कैसे तय करेंगे। अगर हमने कम कर दिया तो फिर तो हम घाटे में जाएंगे, और ज्यादा कर दिया तो हो सकता है कि मुद्रास्फीति जो है, महंगाई है, वो बढ़ जाए। विनिमय दरें निश्चित नहीं होती है। पैक्ड निश्चित विनिमय दरें स्थायी रूप से तय नहीं होती है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव और भुगतान संतुलन की समस्या देशों को विनिमय दरों में बदलाव लाने के लिए मजबूर करती है। इससे विनिमय दरों को स्थिर रखना कठिन हो जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। अब जब उतार चढ़ाव होता है, कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इनको भी क्या अपनी जो फॉरेक्स रेट है उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, बढ़ाना घटाना पड़ता है। तो ये नाम की फिक्स्ड है, सच में फिक्स्ड है नहीं, ये एक इनका दोष है। ओके, तो ये आज हम लोगों ने स्थिर विनिमय प्रणाली पढ़ ली है, इसके जो मेरिट्स डीमेरिट्स है वो पढ़ लिए हैं, और आज के लिए इतना ही। और ये है बच्चों आप लोगों के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, कक्षा 12 भूगोल। और इन कोर्सेज में आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, हर क्लास के PDF, आपको होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर्स। और इन सब को पाने के लिए आप सिर्फ इन 2 नंबर पर कॉल करें और टीम को बोले कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, वो कर देंगे। ओके, और ये कोर्सेज जो मिलेंगे आपको इन आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन में मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं जो आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।